देखो, आज हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा था रेडियो एक्टिविटा है, उसमें हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है रेडियो एक्टिव क्षय। रेडियो एक्टिव क्षय का मतलब क्या होता है, कल हमने आपको थोड़ा बताया था। क्षय क्या होता है, कोनो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है धीरे धीरे उसका क्षरण होता रहता है। क्षरण होने का मतलब यही है, धीरे 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 वो अपने रूप को परिवर्तित करता है। भाई उससे अल्फा किरणें निकलेंगी, बीटा किरणें निकलेंगी, या अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण निकलेंगे कि नहीं। जब निकलते हैं तो मेन रेडियो एक्टिव कण जो होता है वो नहीं बचता रहता है, दूसरा बन जाता है, फिर उससे तीसरा बन जाता है, फिर चौथा बन जाता है, ऐसे बदलते रहते हैं कि नहीं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो धीरे धीरे रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय होता रहता है। क्षय का मतलब ये समझो बर्बादी होती रहती है उसका। बात समझ पा रहे हैं। और लास्ट में ऐसा हमने आपको बताया था, जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो लास्ट में किस में बदल जाते हैं, लेड में बदल जाते हैं। कहाँ बदल जाते हैं, लेड, शीशा में बदल जाते हैं। बदल जाते हैं कि नहीं। तो भैया जो पहले मान लो कौन सा तुम्हारा था, यूरेनियम था। यूरेनियम धीरे धीरे बदल के कहाँ में आ गया, शीशा में। तो भैया अब जब शीशा में आ गया तो क्या रेडियो एक्टिव पदार्थ वो बचा, नहीं बता, वो क्षय उसका हो चुका। क्या हो चुका उसका, क्षय। तो क्षय का मतलब ये होता है धीरे धीरे, क्षय को अंग्रेजी में कहते हैं डीके। क्या कहते हैं, डीके। धीरे धीरे रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्षय होता रहता है। देखो अब ये क्षय जो होता है ये किस हिसाब से होता है, इसके लिए 2 वैज्ञानिक थे, और खासकर 3 वैज्ञानिक। केमिस्ट्री में आपको 3 का नाम दिया जाता है। तो मेन जो उनका नाम था सोडी फजान, ठीक है, सोडी तथा फजान। रदरफोर्ड को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने भी कुछ काम किया था। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय से संबंधित, ठीक, सोडी फजान का नियम या फिर कहेगा रदरफोर्ड सोडी का नियम क्या है, तो ये हमें पढ़ना है। या तो केवल डायरेक्ट कहेगा सोडी फजान का नियम, या कहेगा किसका, रदरफोर्ड और सोडी का नियम कौन सा है। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या है, तो देखो इसके लिए क्या, कौन सा नियम किसके संबंध में बताया था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है उसका क्षरण किस हिसाब से होता है। क्षरण का मतलब समझ रहे हो, कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है किस हिसाब से बर्बाद होता है समय के हिसाब से। मेरी बात समझ पाए। जैसे अगर एक चीज आपको बताएं, जैसे हमने कहा कि मान लो ये कोनो एक ब्रेड है, ठीक है, ये ब्रेड है, एक ब्रेड का पैकेट है, ठीक, ये ब्रेड का पैकेट है। ई ब्रेड का पैकेट में मान लो कि रोज इसमें टोटल ब्रेड कितनी है, 50। कितनी है ब्रेड टोटल, 50। और इसमें हमने आपसे कह दिया कि इस ब्रेड की पैकेट में से रोज जो है 10 ब्रेड निकाल के खा ली जाती है। तो धीरे जब 10 निकाल के खा ली जाती है तो ब्रेड का पैकेट का क्षरण हो रहा है कि नहीं। तो रोज अगर क्षरण हो रहा है तो हम ये बताइए कि पूरी तरीके से ये ब्रेड है कि कब क्षय हो जाएगी, मतलब कब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो अगर 50 है टोटल और रोज 10 खाए जा रहे तो 5 दिन में खत्म हो जाएगी। बात समझ पा रहे नहीं। इसी के संबंध में ऐसा ही नियम इन्होंने दिया था, जिनका नाम क्या था, सोडी फजान, या फिर कह सकते हैं रदरफोर्ड सोडी का नियम। किसके संबंध में था, रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षरण के संबंध में। ठीक, अभी जितनी भाषा लिखी उसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं कैसे इसको बनाया, नियम कैसे दिया इन्होंने। तो शुरू समझते हैं। देखो इन्होंने क्या बताया कि मान लेते हैं कि, देखो ध्यान समझना अभी यहाँ पे, मान लो कोनो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ रहा है, देखो ये कोनो रेडियो एक्टिव पदार्थ रहा है, ठीक, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब अगर ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हुए तो ध्यान लगाओ, एक है पास ये परमाणुओं या अणुओं की संख्या हुई है कि नहीं उसके अंदर, बताओ हुई है कि नहीं, बताओ हुई है कि नहीं हुई है। अरे भैया देखो हमने क्या बताया, जहां पे ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अगर है तो उसमें परमाणुओं की संख्या होगी कि नहीं। अरे भैया कोई भी चीज है उसमें परमाणु की संख्या होती है। अगर एक धीरे धीरे परमाणु निकालने लागो धीरे धीरे, तो ये क्षय नहीं हुई है, हुई है। कोई भी चीज है अगर उसके परमाणु, आदमी की जैसे मान लो यहाँ पे खाल है, इसे निकाल के उसके निकाल दो तो धीरे धीरे खाल का क्षरण होगा कि नहीं। काय में क्षरण हो रहा है, क्योंकि जो परमाणु है वो निकाले जा रहे हैं धीरे धीरे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो ब्रह्मांड की कोई भी चीज परमाणु से मिलकर बनी होती है। ऐसे ही रेडियो एक्टिव पदार्थ है, मान लिया कि जो शुरू में रेडियो एक्टिव पदार्थ था, शुरुआत में बिल्कुल जो हमें मिलो, मान लो कोनो यूरेनियम है, इसमें जो टोटल परमाणु की संख्या कितनी है, वो n है। कितनी है, ये संख्या हमने मान ली। n का मतलब यूं नहीं समझ लो कि 1 2 ये परमाणु करोड़ों अरबों में होंगे, हम गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे होंगे। तो हमने मान लिया शुरुआत में इसमें जो परमाणु की संख्या कितनी है, कैपिटल N है, ठीक, कितनी है, कैपिटल N। शुरुआत में कितनी है परमाणु की संख्या, कैपिटल N। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पे समझेंगे, देखो पहला जो समय होगा एकदम स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा, जैसे हमने कहा ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, हमें जैसे मिलो, जैसे में मिलो रेडियो एक्टिव पदार्थ ये वाला, हमने कहा यूरेनियम, देखो गिन लेनी कैसे हो, हम कहेंगे परमाणु संख्या कितनी है, n कितनी है, n। और जैसे मिलो रहा तो वे समय का मान लेनी t, क्या मान लेनी, t का मतलब वे समय का मान सकते हैं। देखो जैसे मिलो तो उस समय 0 सेकंड होगा कि नहीं, बताओ भाई। 0 से तो काउंट करेंगे, फिर 1 सेकंड होगा, फिर 2 होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, ऐसे होगा कि नहीं। बात समझ पाए। तो हमने मान लिया कि जैसे ही हमें ये परमाणु मिला था, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला था, उस समय जो परमाणुओं की संख्या थी वो कितनी थी, कैपिटल N। और उस समय जब मिला था तब हमने मान लिया समय कितना था, t। हमने बीजगणित के रूप में मान लिया, कितना मान लिया, t। ठीक, यहाँ पर समझते रहना चीजों को। शुरू में ये सब लिखा दिया है, लेकिन यहाँ पे समझो, शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब हमें रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला था तो परमाणुओं की संख्या कितनी थी, परमाणुओं की संख्या टोटल थी कैपिटल N। ठीक, कितनी थी, कैपिटल मान लिया आपने। और इसमें समय उस समय कितना था, समय टाइम कितना था,
टाइम था एकदम टी, कितना था टी। अब टी बराबर तुम जो भी ले लो भैया, 0 ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, सेकंड कुछ भी ले लो, लेकिन आपका इसका बाप देखो, अब तनक समय जैसे जरा सा समय बढ़ो, जैसे तुम्हें मिलेगा, अब जैसे जरा सेकंड समय बढ़ो, जरा सेकंड समय का बदलने का मतलब समझ सकते हो, 1 सेकंड जैसे बा, तो जैसे 1 सेकंड बा तो ऐसे इसमें क्षण होगा कि नहीं, तुरंत इसमें अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण अपने आप निकलेंगे कि नहीं। और जब अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण तीनों निकलेंगे तो भैया एक हेर जो है क्षण होगा अपने आप। ओके, क्षण का मतलब कमी, इसमें कमी आएगी। ठीक, तो हम मान लेते हैं थोड़ा सा समय, बिल्कुल जरा सा समय, कितना समय, एकदम थोड़ा समय का मतलब बिल्कुल सूक्ष्म समय, थोड़ा समय मान लेते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म समय, कितना लेते हैं बेटा, डेल्टा टी। जब भी सूक्ष्म समय की बात करें या छोटी सी किसी भी चीज की बात करें तो उसको हम काय में लेंगे, डेल्टा बोल रहे हैं, डी टी, क्या लेंगे, डी टी, स्मॉल डी टी में। ठीक, तो जरा सा समय जैसे बात, तनक समय, तनक का मतलब मान लो 1 सेकंड मान लो, 2 सेकंड मान लो, 4 सेकंड मान लो, तो जैसे 1 सेकंड बा, तो अगर तनक से समय भाव ये, तो एक चीज बताओ, बर्बादी भी तो तनक से हुई है, नहीं बात समझ पाए, क्षय भी तो तनक सा हुआ होगा कि नहीं, बात पल्ले पड़ रही कि नहीं। जरा सा समय बा तो जरा सी बर्बादी भी भाई, तो एक है मतलब अगर जरा सा समय तुम देखियो तो इसे एक दो इसमें बर्बादी हुई, बर्बादी किसकी बर्बादी हुई होगी, यन की, यानी मतलब परमाणुओं की, तो तनक परमाणु बर्बाद हो गए। तो बर्बाद कैसे होंगे भाई जी, अरे बर्बाद हुए अल्फा कण के, बीटा कण के ग्रुप में नहीं निकलना है, यही तो बर्बाद हुई रो भैया है। तो बर्बाद कैसे, जरा सा समय गुजरो कि नहीं, जरा सा समय गुजरो तो जरा सा परमाणु बर्बाद भय। ठीक, तो मान लेते हैं तो सूक्ष्म परमाणु कितने बर्बाद होंगे, जरा से परमाणु कितने बर्बाद होंगे, तो जरा से जब बात की है तो डी एन, अरे भैया परमाणु की बात कर रहे हैं, डी एन। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो समझने का प्रयास करना वरना पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ। तो पहले क्या बताया, परमाणु की संख्या टोटल थी एन, समय हमने मान लिया टी, समय कितना था टी, और जैसे जरा सा समय बढ़ो तो जरा सा बर्बादी वही होगी, एक ही रेडियोएक्टिव पदार्थ की है, रेडियोएक्टिव पदार्थ में परमाणु की, तो जरा समय हुआ तो कितना हुआ डी टी, और तो बर्बादी कितनी हुई डी एन। जरा सी बात करेंगे तो डी एन, क्योंकि ये मैथ में तुम्हारा इसमें समाकलन लगाएंगे आगे, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डी एन और डी टी हमने ले लिया। ठीक, थोड़ी सी चीज के लिए डी और एन और डी टी यहाँ ले लिया। ठीक, अब एक चीज बताओ, अगर हम यूं कह दें कि भैया अगर जरा से तनक सा समय बढ़ोगे, तनक से समय बढ़ोगे तो समय बढ़ के भाग कितना हो, ये बताओ टोटल कितना भाग ये समय, पहले समय रहा टी, देखो हमने कहा पहले समय कितना रहा टी, ऐसे मान लो पहले 1 सेकंड मान लो रहा है, और जरा सा समय बढ़ो 1 सेकंड और बड़ी का जरा सा, तो टोटल कितना समय भाव, ये 1 + 1 कुल मिलाकर के 2 सेकंड भाव कि नहीं। ऐसे पहले समय कितना रहा है टी, तो पहले समय तो टी रहा है, लेकिन जरा से जब बढ़ो तो समय कितना बढ़ा होगी, जरा सा डी टी। बताओ समय में वृद्धि हुई कि नहीं, समय में वृद्धि हुई होगी, लेकिन ध्यान लगाओ जब समय में तो वृद्धि हो गई, लेकिन बच्चा जो तुम्हारा ये परमाणुओं की संख्या थी पहले कितनी रहा है एन, पहले कितनी रहा है एन, लेकिन जैसे जरा से समय बढ़ो वैसे जरा से परमाणु बर्बाद हुए हैं, बर्बाद हुए कि नहीं है। तो परमाणुओं में क्षय, थोड़े से समय में परमाणुओं में क्षय कितना हुआ होगा बच्चा, कितना हुआ होगा, तो पहले यन रहा है, और यन में से कुछ घटेगा, कुछ बर्बाद हो गया, तो कितने बर्बाद हो गए, माइनस डी एन बर्बाद हो गए। मेरी बात समझ पाए कि नहीं, ये बात नहीं पल्ले पड़ी। जैसे मान लेते टोटल परमाणु पहले 100 रहा है, और जैसे तनक 1 सेकंड बाद 100 में से 1 परमाणु बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, तो एक जो परमाणु मिल रहा है वो डी एन रहा है, तो 100 में से 1 घटाइए तो 99 है। समय पहले टी रहा है, जैसे समय बढ़ो तो मैं जोड़ देनी थोड़ा समय, और समय परमाणु कितना रहा है एन, तो जैसे ही परमाणुओं की बर्बादी हुई तो परमाणु बर्बाद हुए, तो यही में से बर्बाद हुई है ना टोटल में से, तो घटा देंगे में से। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब एक चीज बताओ, हम समय कितना बढ़ो, जरा से डी टी बढ़ो, जरा से, ध्यान समझे ना, हमने क्या कहा, समय जरा से डी टी बढ़ो तो बर्बादी भी जरा से डी एन भाई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ध्यान समझना ये बात जो नियम कर रहा है, समय जरा से डी टी बढ़ो तो बर्बादी भी डी एन भाई। अब अगर यूं कह दें कि क्षय की दर क्या है, क्षय की दर का मतलब है कि जरा से समय में कितनी बर्बादी भाई, जरा से समय में कितनी बर्बादी भाई। तो क्षय की दर अगर हम कह दें बच्चा, क्षय की दर की, क्षय की दर बताओ, रेडियोएक्टिव परमाणु है तो क्षय की दर अगर कह दें तो कितनी निकल के आई है, कितनी बर्बादी भाई, डी समय में, यानी जरा से समय में जरा सी बर्बादी हुई गई, लेकिन बर्बादी भाई है यानी घाटा बा, तो भैया ये चिन्ह माइनस होने लगी भाई। बात पल्ले पड़ रही कि नहीं, देखो समझते रहे ना यो। तो अगर हम कह दें कि क्षय की दर क्या है, रेडियोएक्टिव परमाणु की क्षय की दर कितनी हुई है, डी एन बटे डी टी, जहां हम और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये बर्बादी को प्रदर्शित कर रहा है।
बात समझ में आए? इतनी बात समझ में आए कि नहीं? अब जो ऊपर कहानी में लिखी है तुम्हें समझ में आई है? देखो अब इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा, एक और आपको बताते हैं। देखो पहले पढ़ लेते हैं कहानी जो ऊपर समझाई, फिर आपका पूरा निगमन चलेगा। रदरफोर्ड तथा सोडी ने रेडियो एक्टिव पदार्थों के रेडियो एक्टिव क्षय यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके बर्बादी के संबंध में क्षय का प्रयोगात्मक अध्ययन किया, प्रयोग में अपना अध्ययन किया होगा उन्होंने, है। और तथा यह बताया कि सभी पदार्थों का, जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, सभी पदार्थों का रेडियो एक्टिव क्षय यानी सभी पदार्थ जितने रेडियो एक्टिव है उनका जो क्षय होने का सिस्टम है वो एक ही नियम के अनुसार होता है। एक ही नियम सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों पर लागू होता है। अब वो नियम कौन है? जो नियम है वही का नियम का सोडी-फजान का नियम या रदरफोर्ड सोडी-फजान का नियम कहते हैं, ठीक। अब वो नियम का हम लाल से लिख देंगे ताकि आपका स्पष्ट समझ में आए। क्या लिखो, देखो इधर लिखो है किसी भी क्षण जो क्षण समय लेना, क्षण का मतलब होता है क्या? समय। क्षण का मतलब क्या होता है? समय। तो किसी भी क्षण, ध्यान समझना, किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणु के क्षय होने की दर, किसी भी समय, ध्यान समझना, किसी भी समय या किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणु के क्षय होने की दर, तो क्षय होने की दर तो ये निकाल चुके हो ना, निकाल चुके हो कि नहीं? क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब यह बात थोड़ी सी तुम्हारे अंदर भाई जी जो बात बता दूंगी नियम हमें समझ में आ जाओ, तो अब नियम आपको ये तब समझ में आएगा जब हम इसको पूरा मैथ के रूप में लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे हम समझाया, जो तुम्हें इतना समझाया, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा? यदि किसी क्षण टी पर शुरुआत में समय कितना रहा है? टी। यदि किसी क्षण पर उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी है? एन है। उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी है? एन। तथा क्षण जैसे थोड़ा सा क्षण बढ़ो, थोड़ा सा टाइम बढ़ाई, थोड़ा सा टाइम कितना बढ़ाई? dt। तो जब थोड़ा सा टाइम dt बढ़ाई तो कुल क्षण कितना होगा? t प्लस dt होगा। t प्लस नहीं dt बढ़ाओ, ये कि नहीं? जरा सा समय बढ़ाई, तुम चाहो तो लिख लो, तथा थोड़ा सा समय dt बढ़ाने पर कितना क्षण हो जाए? t प्लस dt। यह संख्या घटकर यानी परमाणुओं की संख्या घटकर n माइनस dn हो जाती है, ठीक है। तो क्षय होने की दर क्या होगी? माइनस dn अपॉन dt होगी कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अब एक है बात, जो नियम है एक है हिसाब से हम काम करेंगे, तब तक आप चाहो तो एक नोट कर लो ताकि तुम्हें समझ में आए। कैसे यू मास्टर लोग रटवा देते हैं, यू वाला एक रट ले, ठीक। हम तुम्हें समझा दिए, पहले नोट कर लो, फिर तुम्हें नियम हम इसको कॉपी करके बताएंगे। जल्दी नोट कर लो फटाफट। देखो इधर कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे बच्चों, अब जो ये पूरा नियम है ये पढ़ेंगे। नियम क्या है? बिल्कुल जो सोडी-फजान नियम बताए हैं, जो रदरफोर्ड मिल करके मैं क्या बताए नहीं, ये बताएं कि किसी भी क्षण कोनो भी टाइम, मान लो ये तुम्हारा रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक, रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये, ठीक, क्या कहीं नहीं, ये बर्बाद हो लगातार बर्बाद हो। अब तुम मान लो इसे के पास पहुंचेगा जब तुम पहुंचो तब तक वो बर्बाद हुए, पता नहीं कितना टाइम होगा हुआ है, उससे में कोई मतलब नहीं। तो तुम कौन टाइम पहुंचो और तब तुम्हें देखना है कि बर्बाद हुई है, जो दर है वो क्षय की दर है वो किस हिसाब से होती है। तो इसके लिए क्या नियम बताया कि किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थों की क्षय होने की दर, तो क्षय होने की दर का है तुम पता है, डी माइनस का dn अपॉन dt। क्षय होने की दर, किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थों में क्षय होने की दर किसके समानुपाती होती है? उसमें परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। अब एक चीज बताओ, एक चीज समझना ध्यान से, पहले क्षय होने की दर तो क्या हुई गई? क्षय होने की दर हुई गई, लेकिन जैसे तुम पहुंचे तुम कह दे कि परमाणु की संख्या इस समय 100 है, तो तुम्हारा समय उस समय जब तुम पहुंचे हो तब परमाणु की संख्या 100 रहा है, तो यही के समानुपाती तो होगी कि नहीं बताओ। और जब तुम पहुंचे हो जिस समय तुमने देखा है तो उस समय परमाणु संख्या को 100 माना था, उसी 100 को हमने n मान लिया है। लेकिन ये तुम्हें थोड़ा पता कि आगे जब शुरू भाव हुए तब कितने बर्बाद हो चुके हैं, मालूम है क्या? वो तो प्रारंभिक मात्रा पता नहीं कितनी होगी, है जब तुम पहुंचे हो तब की बात ये हो रही है, ठीक। ध्यान समझना, थोड़ा सा कठिन लगेगा, आप पहले समझिए क्या बताओगे। जैसे ये कह रहा है कि किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ, किसी भी क्षण यानी कोने भी समय चलो जाए कोनो व्यक्ति, रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की जो दर है यानी बर्बाद होने की जो दर है वो उसके परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। यानी जितने ज्यादा परमाणु बचे हुए हैं उतना ही ज्यादा समय लेगा वो बर्बाद होने में। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? ठीक है, तो यही नियम है इतना, और ये नियम का इस्ती या हिंदी बात का यू गणितीय रूप है, ठीक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमने सरल ये भी है, तो सोचना इसे, किसी भी क्षण यानी कोनो भी समय कोनो रेडियो एक्टिव पदार्थ, किसी भी क्षण किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर यानी बर्बाद होने की दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। और समानुपाती का मतलब ये है कि जितने ज्यादा परमाणु उसके हिसाब से वो ज्यादा समय लेगा बर्बाद होने में, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्षय होने की दर
परमाणुओं की संख्या के समानुपाती। मेरी बात समझ पा रहे हो? समानुपाती का चिन्ह ये लगा हुआ है, ठीक। समानुपाती अनुक्रमानुपाती एक क्या बात है, ठीक है। तो हमने क्या बताया इधर देखो, ये यहाँ पे लिखेंगे नियमानुसार, नियमानुसार, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चा? लिखेंगे किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है, एक ही बात है। तो क्षय होने की दर अभी हम आपको बता चुके हैं कितनी है, माइनस का dn बटे dt। अभियान से तो कंफ्यूजन आई है, ठीक। कि ये क्षय होने की दर है, ये क्षय होने की दर है, अनुक्रमानुपाती होगी किसके? n के, परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती। मेरी बात समझ पाए? अब यहां से एक चीज और आपको देखते हैं। हमें पता है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा होता है, तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हम हटाते हैं तो हमेशा एक नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक। फिजिक्स में जब आपको पढ़ाएंगे तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। क्या आएगा? नियतांक। नियतांक क्या होता है? फिक्स मान होता है। फिक्स मान, जैसे 2, 4, 6, 8 फिक्स मान है कि नहीं, ऐसे उस नियतांक का भी एक फिक्स मान होता है, इसीलिए उसका नाम है नियतांक। क्या नाम है? नियत, नियत अंक, यानी नियत अंक है कोई न कोई के लिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल हटाओगे, बराबर का चिन्ह लाओगे तो एक नियतांक आएगा। क्या आएगा? नियतांक। तो देखो क्या आता है, माइनस का dn/dt बराबर बराबर। अब प्रोपोर्शनल हटाया तो बराबर आ गया, पक्का कोनो नियतांक आएगा। तो नियतांक जो आता है वो आता है लेमडा। क्या आता है? लेमडा। तो लेमडा n हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? हाँ, ये मान जो है निर्धारित किया उन लोगों ने, लेमडा ही आएगा, उसका मान का नाम रख दिया है, इसका नाम लेमडा, ठीक है। तो यहाँ लेमडा ही आएगा, क्लियर। और लेमडा को नियतांक का इसका नाम रखा है, इसको कहते हैं क्षय नियतांक। क्या कहते हैं इसे? ये लेमडा है क्या, तो इसका नाम रख दिया स्पेशल, इसका नाम रख दिया है क्षय नियतांक। क्षय नियतांक। एक खास बात और याद रखना है आपको कि जो क्षय नियतांक का मान होगा, मान देखो या तो हो सकता है 2.44 है, या तो कहा हुआ 8.88 या कहा 10 कुछ भी हो सकता है। तो क्षय नियतांक का जो मान होगा वो अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए अलग अलग होगा। जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम भी है, रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम भी है, रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम भी है, तो सब रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। तो अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए जो क्षय नियतांक का मान होगा वो अलग अलग होगा। तो अलग अलग कैसे होगा, तो कहा हो सकता है जो तुम यूरेनियम लाओ, यूरेनियम, तो यूरेनियम के लिए जो लेमडा का मान निकल के आया वो कहा 2 निकल के आओ। जो तुम यूरेनियम के अलावा तुम पोलोनियम लाए हो, पोलोनियम के लिए कहा जो रेडियो एक्टिव पदार्थ का मान हो वो कहा 5 निकल के आओ। बता रहे ना आपको समझाने के लिए, यानी अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम यूरेनियम का 1 जगह 2 जगह 3 जगह 3 4 यूरेनियम ले आओ अलग अलग और तब देखें लेमडा का मान, तो सभी के लिए बराबर होगा। मेरी बात समझ पा रहे नहीं? तो क्षय नियतांक का मान अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, जबकि समान रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए समान होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर। अब यहां से देखो आगे फिर क्या कहानी हो सकती है, इसको समझते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, जो ये लेमडा है इसको यही बना रखेंगे, ठीक है। लेमडा को यही बना रखेंगे, इसको क्या रखेंगे, जो n है इनको नीचे लाएंगे। ध्यान समझते रहा स्टेप, क्योंकि ये निगमन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अब यहाँ पे ये पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में क्या किया, ये तो तुम्हें पता हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, बराबर हटाया, लेमडा चिन्ह आ गया। लेमडा जो है ये एक नियतांक है, इसको क्षय नियतांक कहते हैं। क्षय नियतांक का मान जो होता है अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन समान रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए समान रहता है। तो बच्चा अब हम यहाँ करेंगे, देखो बराबर, ये फिर नया स्टेप आ जाएगा, माइनस का dn बटे ये n जो है इसको बटे मिला देंगे, बराबर देखो ये क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेमडा इंटू dt। यहाँ तक समझ पाए? अब इसके बाद आगे का स्टेप करते हैं। देखो अब हम इसका करेंगे समाकलन। समाकलन करने के लिए बच्चा हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे dn बटे n बराबर माइनस का लेमडा इंटू dt। ठीक, इतना लिख दिया हमने। बस क्या किया, इसमें माइनस का चिन्ह उठा के उधर ले गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे समाकलन करने पर, इसका समाकलन करने पर इसका, तो चाहो तो समीकरण नंबर 1 डाल दो, कोई दिक्कत है। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 का, देखो यहाँ ध्यान समझना, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, ठीक, आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि जब भी कोई चीज dn बटे n dx बटे x के रूप में होती है, उसका समाकलन करते हैं तो क्या आता है। देखो पहले हम आपको बता देते हैं, कोई भी चीज अगर ऐसे है, मान लो ये याद रख लेना, dx बटे x, ये समाकलन का चिन्ह होता है ये, ठीक है। या फिर अगर ऐसे ना याद रखो तो ऐसे याद कर लो, 1/x
1/x, इसका अगर समाकलन करते हैं, इसका समाकलन करते हैं बच्चा, समझ रहे हो कि नहीं, 1/x है, तो बात है तो वही है dx/x, क्या बात तो है कि नहीं। तो इसका अगर समाकलन करेंगे तो इसका आ रहा है, तो देखो समाकलन करेंगे तो बच्चा इसका होता है, हमेशा याद रखना है कि 1/x का समाकलन करेंगे तो होता है इसका सूत्र log बेस में e, log बेस में e x, क्या होता है log बेस में e x, बात समझ पा रहे हो, ये फार्मूला है। इसके अलावा एक और हम आपको बता दें जो, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे देखो लेमडा बार आया हुआ कि नहीं, और लेमडा क्या एक अचर है, अचर का मतलब समझते हो, जो संख्या फिक्स है, संख्या 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, ठीक। तो कभी अगर देखो ध्यान से, अब मान लो अगर ये एक संख्या हम दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे कह दिया 2 और 2, इसके बाद क्या लिखा dt है, मान लेते हैं dx, ठीक है, इसका समाकलन करिए, इसका समाकलन करिए, तो यहाँ पे जो मेन मान होता है ये 2, इसका समाकलन नहीं किया जाता है, इसका समाकलन नहीं किया, तो इसको बाहर ले आते हैं, बात समझ रहे हो, जो अचर पद होता है इसको बाहर ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, बाहर, तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 आ जाएगा बाहर, और इसका dx का समाकलन करेंगे, इसका 1 का करेंगे तो केवल 2 बाहर आ जाएगा, इसका 1 मान आता है, कितना आता है 1, तो यानी 2 हो जाएगा, ठीक है, नहीं बात पल्ले पड़ी। देखो जरा, अब भैया ये वाला जो है इसका समाकलन हम करेंगे तो हम इसको उठा के वहां रखते हैं पूरा, अब ध्यान से समझना, फिर एक साथ समझ में आएगा। तो ये आ गया, देखो बच्चा, dn बटे में कैपिटल N बराबर माइनस का लेमडा इंटू dt। बच्चा हम ऊपर का लिख देनी है, समीकरण जो एक है समाकलन करने पर, तो समाकलन जब करीबे तो एक है मतलब दोनों तरफ समाकलन हुई, एक तरफ तो हुई ना, अगर एक तरफ कर देनी तो यो गुस्सा आ जाई, और एक तरफ कर दी तो वो गुस्सा आ गई, तो देखिए मतलब दोनों तरफ समाकलन करना पड़िए, और समाकलन का चिन्ह जो होता है बच्चा ये वाला होता है, ठीक है, ऐसे समाकलन का चिन्ह होता है, क्लियर। अब समाकलन का चिन्ह यहाँ तक लग गया, क्लियर। अब समाकलन कैसे करेंगे तो ये समझिए, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा dn बटे में कैपिटल N, ये समाकलन का कौन सा फार्मूला है, मैथ में आपको पढ़ाया जाता है, 1/x का समाकलन करियो, 1/x और इंटू dx, एक समाकलन करिए तो सूत्र आता है log बेस में e इंटू x, क्या आता है log बेस में e इंटू x, ये फार्मूले के रूप में आप याद कर लेना, ठीक, बात समझ पा रहे हो ना बच्चों। तो इसी रूप में एक है ना लिख सकते का, लिख सकते, देखो कैसे लिखेंगे बच्चा, देखो समाकलन ऐसे बना देनी, 1/n और dn बनेगा, वही के रूप में 1/x रहा है तो 1/n और dn होगा, 1/x dx रहा है, ऐसे के रूप में बना देनी। और एक चीज और देखो, यो जो ना, यो कौन है, अचर है, यो कौन है, अचर, अचर का समाकलन, किसी भी अचर चीज का समाकलन नहीं किया जाता है, होता ही नहीं, करवाता ही नहीं समाकलन का, हमने कर दिया, बाहर निकाल दो, ठीक। तो जो अचर चीज होते हैं, जैसे 2, 4, 5 ये सब अचर संख्या है, ऐसे ये लेमडा भी क्या अचर संख्या है, नियतांक है, फिक्स है, ये भी अपना समाकलन नहीं करवाता है। तो जैसे यहाँ पे देखो ये हमने लिखा है, ये दूसरा फार्मूला a इंटू dx, ए क्या है, एक अचर संख्या, ए क्या है एक अचर संख्या, तो अचर संख्या का अपना समाकलन नहीं करवाएगा, ये आ जाएगा बाहर, कहाँ आ जाएगा बाहर, जब बाहर आ गया तो बचा केवल dx, अब dx का जब समाकलन करेंगे तो आता है x, क्या आता है x, अब गुणा कर देंगे तो x आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो लेमडा आइए भैया अचर है, ये समाकलन करवाएगा नहीं कराएगा, तो ये बाहर आएगा, लेकिन ये अपने निगेटिव चिन्ह के साथ बाहर आएगा, ठीक है बच्चा। अब बचेगा क्या, इंटू dt, ठीक, यहाँ तक समझ पाए। अब देखो इसका समाकलन जब करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, अब इसका 1/n का समाकलन करो बच्चों, तो 1/n का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो उधर फॉर्मूला लिखा है log बेस में e और n, log बेस में e इंटू n, ठीक, क्लियर। और एक खास बात और हमने आपको बताना भुला दिया है कि जब भी किसी भी चीज का समाकलन किया जाता है तो उसके साथ एक्स्ट्रा एक और चिन्ह जुड़, मतलब एक्स्ट्रा एक और अचर जुड़ जाता है, अचर सी करके जोड़ते हैं वहां पर के, तुम्हारे जब उसमें पढ़ोगे मैथ में तो सी जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ए जोड़ दिया, तो यहाँ भी करोगे तो यहाँ पे भी ए जुड़ जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ हम समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर क्या है, एक तरफ केवल जुड़ा जाएगा, इस तरफ, ठीक है, क्लियर। कैसे दोनों तरफ जोड़ देंगे तो कट नहीं जाएगा फिर वो, तो इसलिए यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो log बेस में e और n, ठीक। इसके बाद अब क्या आएगा, माइनस का लेमडा और dt का समाकलन x ना कर दे हो, जैसे यहाँ dx का समाकलन x कर देंगे जाओ, ऐसे dt का समाकलन t आएगा, क्या आएगा केवल t। यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आया, किसी को डाउट नहीं। अब यहाँ ये तुम्हारा फार्मूला लिख दिया, याद रखना अपना फार्मूला ये सब, ठीक है, फार्मूला ब्रैकेट में लिख लेना ताकि जरूरत फिर पड़ेगी, ठीक, कहाँ से आया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब और कहानी यहाँ पे चलेगी, तो अब ये क्या कहानी चलेगी वो हम समझते हैं।
अब क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम मान लेते हैं, हाँ एक चीज़ और, इसका समाकलन किया है लेकिन यहाँ पर तो नियतांक आया नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका किया तो इसमें तो आना चाहिए ना कोनो नियतांक। तो मान लेते हैं ए का, ए आ गया, क्या आ गया है ए। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बच्चा, 2। ध्यान समझते रहना, स्टेप बाय स्टेप ये घर पे करना है, फिर अभी जा करके जितना बताया। यहाँ पे इसको समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर हम ये मानेंगे, ठीक, कि मान लेते हैं जौने समय तुम्हारी वो पदार्थ कहूँ से बनो हुई है, कहूँ वाला पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, मान लेते हैं वो समय हुई है 0, t बराबर 0, और उस समय जब बनो हुई है तब सबसे ज्यादा हुई है वो, ठीक। तो जब t बराबर 0 होगा, जब ध्यान समझना, t बराबर 0 होगा, बात समझ में आ रही है? यानी जिस समय वो रेडियो एक्टिव पदार्थ बना होगा तब एकदम समय चालू हुआ होगा, उस समय का समय क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। और उस समय जो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या थी ना, उसको मान लेते हैं n0। क्या मान लेते हैं, n0। यानी उस समय परमाणुओं की जो संख्या है, परमाणुओं की संख्या, बच्चों ध्यान समझते रहो, वो संख्या कितनी है, n बराबर परमाणु संख्या को तो n थी, n बराबर मान लेते हैं उस समय परमाणुओं की संख्या कितनी थी, n0। ऐसे याद कर लो, देखो n0 का मान n0 मान लो, ठीक है। बात समझ पा रहे अपने, कितनी थी, n0। यहां तक समझ पाया कि नहीं। अब क्या करेंगे, देखो भैया t बराबर 0 और n बराबर n0, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। तो रखो बच्चों, तो होगा ये log n बराबर, ई बेस में ई तो चल ही रहा है, n की जगह n0, n की जगह n0 बराबर, लिखो माइनस का लेमडा है, माइनस का लेमडा, t बराबर 0, तो 0 जो के साथ आ जाई वो खा जाई है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये काम खत्म, इनके रख ले, तुम लोग रख ले तो यार। अब बराबर का बचेगा a, बराबर का बचेगा a, तो लिखो माइनस लेमडा इंटू 0 प्लस a। तो बच्चा यहाँ से a का मान निकल के आई कि नहीं, पहले बताओ। a बराबर निकल के आ जाई log बेस में e इंटू n0। देखो ये काय हमारे कहानी करी जा वाली, क्योंकि वो a के मान निकल आवे, क्या के मान निकल आवे, a। तो यहाँ से a के मान निकल आओ कि नहीं, कितना निकल के आओ, log बेस में e n0 निकल आओ। अब क्या करिए, जो a का मान है एक उठा के फिर से समीकरण 2 में रख देंगे, समझते रहो बे, ठीक है। अभी खत्म नहीं भी कहानी। फिर ये लिखेंगे a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। अब बच्चा ऐसा रखियो, जब देखो का ये फार्मूला देखो ध्यान से, log बेस में e n बराबर, और ये माइनस, ये का माइनस का लेमडा t प्लस, ये रख रहे हैं मान, समझ रहे हो ध्यान से, प्लस a का मान कितना निकल के आओ है, log बेस में e n0, ठीक है, समझ में आओ, पूरी मैच चल रही है, ठीक है। आगे देखो, अब क्या करें, अब एक बात फिर कहानी चलेगी। अब भैया ये लॉग वाले एक बिरादरी के लाग रहे हैं, तो एक बिरादरी एक तरफ आई है, तो यह बिरादरी को उठा के दल लाओ है ना, गुस्सा जाइए ये लोग, ठीक। तो log बेस में e n ऐसा उठा के जब लाइए, तो माइनस का log बेस में e n0 बराबर माइनस लेमडा t, ठीक है, समझ में आओ। अब क्या करिए कि log जो है बड़ा बड़ा लाग रहा है, घटाओ, तो log घटिए कैसे, हट काम ले लो। log ये तुम्हारा कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है, कब पढ़ाया जाता है, कक्षा 9 में मैथ में चलता है ये, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होगे log का, काट ही दो कोनो का कॉमन ले लो, एक देखो ये फार्मूला होता है, देखो ध्यान से, log m माइनस log n, ठीक, log m माइनस n, log m माइनस n, तो बराबर तुम्हारा इसका फार्मूला होता है log m बटे n, ठीक। यानी जो देखो ध्यान से, ये फार्मूला है कक्षा 9 मैथ में चला थी, log m माइनस n, log m बटे n, यानी दो जगह log है तो कॉमन लाई ना, लेकिन कॉमन ले लो तो बचिए का फिर m माइनस n, ठीक। तो ये log का फार्मूला तुम्हारा कक्षा 10 में चलता है कि log m प्लस बोलना 9th में पढ़ाया था लॉगरिथम, ठीक है, लगगड़क है पढ़े ना, जब कोरोना काल में पास हुई क्या हो तो क्या पढ़ी हो। तो log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m बटे। अब बताओ यू इस फार्मूला लग रहा हो कि नहीं, एक ही m की जगह n है कैपिटल वाला और n की जगह n0 है, तो भैया जब करीबे तो देखो एक फार्मूला करियो, तो कहा ये log n
और बेस में ई जरूर चल रहा हूँ, पर बेस में हम कुछ नहीं रखे हैं। जब बेस में कुछ नहीं होता तो बेस में 10 होता है। क्या होता है? 10। अब 10 का होता है, ई का आता है, ये सब बेसिस वाली कहानी तुम लोग लॉग में सीखे हो, होशियार बच्चा। बटे एन नॉट बराबर माइनस का लेमडा टी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अभी भी जो है ये क्या कर रहा है, ये लॉग अभी भी नहीं हटा है, अभी इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए एक और फार्मूला होता है, ठीक है, इसको हटाने के लिए एक और फार्मूला होता है लॉग का। अब कौन फार्मूला होता है वो हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे, तब आपको वो समझ में आएगा। फिर आपका देखो, अब ये वाला यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा ये आप समझिए। जैसे हमने इसमें क्या है, कोई घातांक वाली चीज़ है, उसको लॉग रिथिम में कैसे बदलते हैं ये देखते हैं। तो मान लेते हैं कोई घातांक वाली चीज़, देखो जैसे यहाँ पे आप देखोगे कौन सा, मान लेते हैं ये कर दिया हमने 10 की पावर 2 बराबर 100। ये बताओ ये घात वाली चीज़ है कि नहीं? 10 की पावर 2 बराबर 100। हमने कहा इसको लॉग के रूप में चेंज करिए। क्या के रूप में चेंज करिए? लॉग। तो लॉग के रूप में जब चेंज करोगे तो लिख दो लॉग, पहले लिख दो लॉग। और बेस इन कितना रहा है? 10 रहा है। बेस मतलब आधार, तो आधार 10 रहा है तो इनों पर आधार 10 रही है, ठीक। और जो 100 है, 100 खैर ये ऊपर मान आ जाए 100, और वैल्यू कितनी हो जाए 2। बात समझ पा रहे कि नहीं? कुछ नहीं करना है, बस लॉग के रूप में बदलने के लिए आधार वही रखो, आधार वही रखो, आगे वाली चीज़ रख दो, बाकी उधर रख दो। तो लॉग 100 का मान कितना होता है? 2। ये आपको लॉगरिथम में पढ़ाया गया होगा, ठीक, क्लियर। तो वही काम बस तुम्हें यहाँ करना है, उल्टा है। उल्टा उल्टा का है कि लॉग दिन का है, घात वाले में बदलना है। लॉग दिन का है, घात वाले में बदलना है। तो लॉग दिन का घात वाले में कैसे बदलियो? देखो इधर कैसे बदलियो बच्चा, घात वाले में बदलना है। तो भैया घात वाले में बदलने के लिए ये तुम्हारा बेस है, बेस देखो ये बेस है, तो बेस का पहले लिख दो। बेस का है ई का पहले लिख देनी, ई का पहले लिख देनी। अब फिर क्या करियो, अब देखो उई तरफ जो चीज है वो का कहाँ ला दो? घात में। और कहाँ ला दो? बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो यहाँ पर ई का यह वाली चीज यहाँ पर आए, एक उठा के यहाँ पर ला देनी। तो 100 माइनस का लेमडा टी ला देनी घात में, बराबर जो यह वाली चीज है, यह वाली या एन अपान एन नॉट, वह चली जाइए उधर, एन अपान एन नॉट। इतना समझ में आओ कि नहीं? तो कैसे आगा? नहीं पल्ले पढ़ो आगा। आप क्या करिए, देखो एक उठा के छांतर कर दो, फिर रख दो। पहले टीप टाप ले